Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 1, Transport of Food and Minerals in Plants. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Till this page, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with next topic. Methods of absorption. बेटा अब हम एब्जॉर्प्शन की मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एब्जॉर्प्शन को समझ लें कि ये क्या होता है। हिंदी में एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं बेटा अवशोषण। ठीक है, हमें अभी भी समझ में नहीं आया क्या मतलब है अवशोषण का। हाँ, एब्जॉर्प्शन को हिंदी में अवशोषण बोलते हैं, पर अवशोषण क्या है। तो बेटा द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड, गैस और अदर सब्सटेंसेस बीइंग टेकन इन। जब आपने लिक्विड, गैसेस और अदर सब्सटेंसेस को यूज़ करना स्टार्ट किया, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन। फिर से ध्यान से सुनो, एक बार मैं लिख भी दे रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड, गैस और अदर सब्सटेंसेस बीइंग टेकन इन। जब किसी तरीके से ये अंदर की तरफ आ रहे हो, क्या क्या, लिक्विड, गैस और अदर सब्सटेंसेस, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा। बेटा जो रूट हेयर्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, किससे, डिफ्यूजन से, और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। डिफ्यूजन किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो क्या डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेटा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो रूट हेयर हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे डिफ्यूजन से और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब हम डिफ्यूजन को पढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है। किसका फ्री मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन। जहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ से मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। कहाँ पर, जहाँ पर लोअर कंसनट्रेशन होगा। यहाँ पानी ज़्यादा है तो यहाँ से पानी इस तरफ चल पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी कम है। ठीक है, चलो। तो डिफ्यूजन क्या है, फ्री मूवमेंट है। किसका फ्री मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन। जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से किसकी तरफ चल पड़ेगा, जहाँ पर अमाउंट कम होगा। इसमें एनर्जी की यूज़ नहीं होता है, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किस जगह से, हायर कंसनट्रेशन रीजन से लोअर कंसनट्रेशन रीजन की तरफ जा रहे हैं, बिना एनर्जी का यूज़ किए। इसी को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बात, चलो अब आगे चलें। तो बेटा आप सबको पता है कि जो वाटर होता है वो सॉइल से एंटर होता है रूट हेयर में। वाटर सॉइल से एंटर होता है रूट हेयर में, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, या हम ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी वाटर एंटर होगा ना रूट हेयर्स में तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। चलो ठीक है, वाटर सॉइल से एंटर हो रहा है रूट हेयर्स में, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। क्योंकि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो रूट हैं, रूट के जो सेल हैं, उनमें जो सेल सेप होता है वहाँ पर पानी कम होता है। सेल सेप में पानी कम है और इस मिट्टी में पानी ज़्यादा है। तो जहाँ से पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी चल पड़ेगा किस, और जहाँ पानी कम होगा, पानी जहाँ ज़्यादा कहाँ पर है, उस मिट्टी में जिसमें पौधा या पेड़, प्लांट और ट्री लगा हुआ है। जो रूट हेयर्स होते हैं उनमें जो सेल होते हैं उनके अंदर होता है सेल सेप, वहाँ पर पानी होता है कम, तो ज़्यादा पानी से किस तरफ चल पड़ता है, वो कम पानी की तरफ। बेटा एक बात और ध्यान से सुनो, जो ऑस्मोसिस होता है वो स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। ठीक है बात। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाटर जो होता है वो रूट हेयर्स में एंटर करता है सॉइल से, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। और डिफ्यूजन कब काम करता है बेटा, जहाँ पर भी किसी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन है
तो वहाँ से चीज़ें चलना चालू होंगी किसकी तरफ, जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन लोअर होगा, कम होगा। ठीक है, आप एक्टिविटी 2 को जब रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है डिफ्यूजन। हम लोग अपने घरों में भी नींबू पानी बनाते हैं, है ना, तो उसमें शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, फिर शुगर क्रिस्टल्स धीरे से पानी में घुल जाते हैं और जो नींबू पानी हमें मिलता है वो मीठा होता है ना। शुगर इवनली उस वाटर में डिफ्यूज़ हो जाती है। आप इसको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलो अब हम ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या है बेटा? ऑस्मोसिस मूवमेंट होती है किसकी? सॉल्वेंट की, वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल्स की ही मूवमेंट, जो उस रीजन से स्टार्ट होगी जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, तो किसकी तरफ होगी? उस रीजन की तरफ होगी जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है। पर ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है ये होगी एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस पूरे प्रोसेस को फिर हम कहेंगे ऑस्मोसिस। बेटा हायर कंसंट्रेशन के रीज़न से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ अगर वाटर मूव कर रहा है और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तभी इसे क्या कहेंगे बेटा? ऑस्मोसिस, है ना। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक बेसिक डिफरेंस आप पकड़ लेना, वो डिफरेंस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर जब पानी सॉल्वेंट है ना, इसके मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है रूट हेयर्स की, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? आप सेलेक्टिव चीज़ों को ही परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे टू गेट इन, बाकी चीज़ों को आप यहीं पर रोक देंगे। इसी को क्या कहते हैं? सेमी परमिएबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया है, एक बार पढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर दिखाया है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं, और ये रही हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मुझे बात बताओ बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो स्पेसेस हैं ये इतने बड़े स्पेसेस हैं क्या कि ये शुगर मॉलिक्यूल को अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे कि आप भी भैया निकल जाओ, इजी पैसेज आपके लिए भी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर वाटर मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो देखो, वो इजीली पास हो जाएगा यहाँ से, ये वाटर मॉलिक्यूल का साइज़ है, इजीली पास हो जाएगा। इसी को कहते हैं सेमी परमिएबिलिटी, कि भाई आप सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने की परमिशन दें और बाकी चीज़ों को ना दें। शुगर मॉलिक्यूल कभी भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस एरिया तक नहीं पहुँच पाएगा, पर वाटर पहुँच पा रहा है। इसी को क्या कहेंगे? सेमी परमिएबिलिटी। ठीक है, अब मेरी एक बात और सुनो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पानी भी तो यहाँ से यहाँ आ सकता है। हाँ बेटा, बिल्कुल आ सकता है, पर हमने नेचर क्या बताया? मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ही होगी ना। तो पानी यहाँ ज़्यादा है, पानी यहाँ कम है, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा भाई, कम से ज़्यादा की तरफ थोड़ी ना आएगा। क्लियर है? तो यहाँ लिखा भी हुआ है, सम वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, पर जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि नियम क्या बोलता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस साइड है और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस साइड है। तो बेटा यहाँ की चीज़ें यहाँ जाएंगी, यहाँ से बहुत कम आएंगी या तो नहीं ही आएंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से रीड करना पड़ेगा। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है रूट हेयर्स की, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल से एंटर हो जाते हैं किस में? सेल सब में। ठीक है, अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो बेटा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में ही सब्सटेंस मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में भी वही हो रहा है, ऑस्मोसिस में भी वही हो रहा है, पर ऑस्मोसिस में ये मूवमेंट जो होती है सब्सटेंस की,
वो अकर तभी होगी, वो कंप्लीट तभी होगी जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ जा रही है तभी आप उसको ऑस्मोसिस कहोगे। डिफ्यूजन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। बेटा एक्टिविटी आपको खुद रीड कर लेनी है, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो बोल देना, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हम समझा देंगे। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटा जहाँ पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट टर्म आ जाए आप मान लेना यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने डिफ्यूजन को पढ़ा, ऑस्मोसिस को पढ़ा, तो वहाँ पर हमने देखा सिंपल मूवमेंट हो रही थी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, एक रीज़न जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है किसी मॉलिक्यूल का तो वहाँ से मॉलिक्यूल्स उस रीजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, ये हो रहा था। पर इसका रिवर्स होने लग जाए, लोअर कंसंट्रेशन से चीज़ों को हमें हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजना पड़े तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की। उसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बेटा हम आगे जाएं उसके पहले एक बात बहुत ध्यान से समझना कि जब हम किसी माउंटेन को क्लाइंब करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ऐसे ही जब एक प्लांट में हमें कुछ चीज़ों को ऊपर की तरफ भेजना है और वो भी कैसे, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी ना। अब क्या लोअर क्या हायर वो समझो बेटा। बेटा जो सेल का सैप होता है, ठीक है, वहाँ पर मिनरल्स भर भर कर होते हैं। क्यों होते हैं मिनरल्स भर भर कर, क्योंकि प्लांट कलेक्टर्स की तरह काम करते हैं। अब कलेक्टर हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास चीज़ें नियर बाय एरिया से ज़्यादा होंगी, तो प्लांट कलेक्टर की तरह काम कर रहा है, कंटिन्यूसली मिनरल्स को कलेक्ट कर रहा है। अब प्लांट को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है क्यों, क्योंकि मिनरल्स से प्रोटीन, क्लोरोफिल और अदर सब्सटेंसेस बनाए जाएंगे, है ना। बनाने का काम अंदर होगा, इसीलिए प्लांट कलेक्टर की तरह काम करते हैं और सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इतनी सारी जो रूट्स होती हैं वो कंटिन्यूसली मिनरल को एब्जॉर्ब कर रही हैं, यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो इनके शेल शेप में मिनरल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉइल। पर फिर भी प्लांट को कंटिन्यूसली मिनरल की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर आपको लोअर कंसंट्रेशन से चीज़ों को हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है, तो बिना एनर्जी के वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर से ध्यान से सुनना, मूविंग मिनरल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पर है, सॉइल में है, टू हायर कंसंट्रेशन किस में है, रूट्स में है। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी ही लगेगी। अब बेटा सॉइल से सिर्फ मिनरल्स इसलिए कम नहीं हो जाते हैं कि रूट हेयर्स ने सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कंटिन्यूसली लीचिंग हो रही है, कई बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है और कई बार प्लांट और ट्री ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, इस वजह से भाई सॉइल में वो चीज़ कम है, पर रूट्स में तो हाई है। फिर भी आपको कंटिन्यूसली वो चीज़ सॉइल से लेनी है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी ही लगेगी। मैंने इतनी जो राम कहानी सुनाई है उससे अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया है तो जब हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो 100% मैं श्योर हूँ आपको समझ आ जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का और आयॉन्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं, अब हाई टू लो नहीं होना है बेटा, लो टू हाई होना है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये किसके थ्रू होगा, एनर्जी का यूज़ करके होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये डेफिनेशन ये आपको वन लाइन में याद कर ही लेना है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयॉन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट by using energy is called active transport। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में, जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में
वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। जो मिनरल आयोन्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन जो कि सॉइल में है से किसकी तरफ जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन की तरफ, जो किस में है, सेल सेप में है। सेल सेप कहाँ पर है बेटा, रूट हेयर्स में है। जो मैंने बताया वही सब कुछ लिखा है कि जो मिनरल आयॉन्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। लोअर कंसंट्रेशन किस में है, सॉइल में है। हायर कंसंट्रेशन किस में है, सेल सेप में है। सेल सेप किस में है, रूट हेयर्स में है, जो कि अगेंस्ट में है किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी का यूज़ होता है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। चलो अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू कॉर्टेक्स सेल्स। कैसे वाटर की मूवमेंट होती है कॉर्टेक्स सेल्स के थ्रू, या जिसको हम क्या भी कहते हैं, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। अब बेटा पहले तो मैं आपको कॉर्टेक्स सेल्स बता दूँ ये क्या होते हैं। तो बेटा जो मिडिल पार्ट होता है रूट का, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। द मिडिल पार्ट ऑफ रूट हैविंग मेनी सेल्स इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अभी भी नहीं समझ में आया तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, जब जो पानी है रूट हेयर में आ गया सॉइल से, पर इसको अभी भी जाइलम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सेल्स के थ्रू पास होना पड़ेगा। पहले ये रूट हेयर में था, रूट हेयर से किस में जाएगा बेटा, कॉर्टेक्स सेल में जाएगा। कॉर्टेक्स सेल से ये जाएगा फिर किसी सेल में, फिर जाएगा ये जाइलम में, ठीक है। फिर से पहले पानी कहाँ था, रूट हेयर्स में था, फिर कहाँ गया, कॉर्टेक्स सेल में गया, फिर कहाँ गया तो एंडोडर्मिस में गया, फिर कहाँ गया, जाइलम। तो बेटा रूट हेयर से जाइलम तक जो पानी के पहुँचने की प्रोसेस है, ये सेल टू सेल ऑस्मोसिस होती है। यहाँ से यहाँ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, यहाँ से यहाँ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, यहाँ से यहाँ भी जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पर पानी कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ तो जाएगा, पर बीच में एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो फिर पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, पर किसके थ्रू जाएगा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम सेल टू सेल ऑस्मोसिस। ठीक, कोई बात। चलो चलते हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स मूव्स थ्रू सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस। जब तक ये जाइलम तक नहीं पहुंच पाएगा, अभी मैंने बताया था ना, रूट हेयर, कॉर्टेक्स सेल, एंडोडर्मिस, जाइलम, जाइलम तक पहुंच नहीं जाता जब तक सेल टू सेल ऑस्मोसिस चलता जाएगा, ठीक है। टिल इट रीचेज द जाइलम वेसल्स प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट। रूट के सेंट्रल पार्ट में आपको जाइलम वेसल मिलेगी, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब देखो कहाँ पर पहुँचना है पानी को, यहाँ पहुँचना है जाइलम तक। तो ये रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और फिर उसके बाद आएगा ये जाइलम में। आई बात समझ में, इतना लंबा रास्ता शेयर पार करना है, और ये पूरा सेल टू सेल ऑस्मोसिस की तरह होगा। हर लेयर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करेगी। अब हम पढ़ेंगे इसको बेटा, कंडक्शन ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ सेप। कंडक्शन ऑफ वाटर बोल दो या एसेंट ऑफ सेप बोल दो। फ्रॉम रूट्स टू लीव, जड़ों से पत्तियों तक पानी का जो पहुंचना है, एसेंट सेप भी बोल सकते हो आप उसको, कंडक्शन ऑफ वाटर भी कह सकते हो। बेटा वाटर और मिनरल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है थ्रू स्टेम अप टू लीव्स, बेटा पानी का, मिनरल्स का स्टेम से लीव्स तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सेप। तो आप लोग इसको लर्न करके लिख देना, अब समझ भी गए होगे तो भी लिख दोगे कि जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर का, मिनरल का, थ्रू द स्टेम अप टू लीव्स, रूट से लेकर के लीव्स तक का पानी पहुंचना, स्टेम्स के थ्रू पहुंचना ही क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप। बेटा देखो पानी को एब्जॉर्ब कौन करती हैं, रूट्स, है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड सेप, क्योंकि
ये एक्चुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका, मिनरल्स का। मिनरल्स कम है, पानी ज़्यादा है, तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर से एक बार रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। वो वाटर जिसको रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, इसे हम सैप भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका, मिनरल्स का। एक बार ये सैप जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाए तो ये एसेंड करने लगता है अपवर्ड, और ये एसेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है बेटा, जाइलम वेसल्स के थ्रू जा रहा है। फ्रॉम रूट टू लीव्स, रूट से लीव्स तक ये जो पानी जा रहा है, इसको ले जाने का काम कौन कर रही है, जाइलम वेसल्स। ठीक है, जैसे ही सैप जाइलम तक पहुंचेगा, जाइलम वेसल्स तक पहुंचेगा, ये ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा। ठीक है, थ्रू जाइलम वेसल, और कहाँ तक पहुंचेगा, लीव्स तक पहुंचेगा। तो रूट से लीव्स तक पहुंचना पानी का, इस काम को पूरा करता है कौन, जाइलम वेसल। जाइलम वेसल उस पानी को ऊपर तो लेके जा रहा है, पर उसके पीछे कोई ना कोई प्रेशर तो काम कर रहा होगा। तो वो कौन सा प्रेशर काम कर रहा होगा, रूट प्रेशर, इनिशियल पुशिंग फोर्स। तो इनिशियल पुशिंग फोर्स क्या है, रूट प्रेशर। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो प्रेशर बनाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पानी अपवर्ड मूव करता है जाइलम वेसल्स में। ठीक है, प्लांट रूट्स बिल्ड अप प्रेशर, वो प्रेशर ही फोर्स करता है पानी को कि भाई आप जाइलम वेसल में ऊपर की तरफ जाओ। इसको क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। तो जो इनिशियल प्रेशर लगता है, इनिशियल पुशिंग फोर्स है, वो है रूट प्रेशर। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो प्रेशर बनाती हैं जो पानी को फोर्स करता है, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो जाओ, इसी को हम कहते हैं रूट प्रेशर। तो बेटा इनिशियल जो पुश होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल को मिलता है जाइलम में, वो कौन सा ही होता है, रूट प्रेशर। इट प्रोवाइड्स द इनिशियल पुश, जो रूट प्रेशर है ये इनिशियल पुश प्रोवाइड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, कहाँ पर, जाइलम में। इट ऑल्सो होल्ड्स द वाटर कॉलम अप, और वाटर इस तरीके से कॉलम अप होता है। बेटा जो रूट प्रेशर होता है, अरे यार, जो रूट प्रेशर होता है एक्चुअली कैसा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैं आपको एक मिनट में बताती हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, अभी सुन लो पूरी लाइन। रूट प्रेशर जो होता है एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो डेवलप होता है एक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक है, जो जाइलम में सॉल्यूट्स मतलब मिनरल्स का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है ना, मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं, मिनरल्स का एक्यूमुलेशन जब जाइलम में हो जाता है तो एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर काम करने लगता है, या डेवलप होने लगता है। तो रूट प्रेशर एक्चुअली एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो डेवलप होता है इस वजह से, क्योंकि सॉल्यूट मतलब मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं किसमें, जाइलम में। अब मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बेटा ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जो पानी अपने ऊपर लगाता है जब वो रेस्ट में रहता है। ठीक है, ये जो वाटर है ये नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा ना, है ना। आप लोग हमेशा देखना, जो डैम होता है ना, डैम में नीचे की वॉल बहुत मजबूत बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि इतने पूरे पानी का प्रेशर इस जगह पे लगेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by liquid like water when it is at rest। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by liquid like water when it is at rest। चलो, तो समझ में आ गया। रूट प्रेशर एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो डेवलप होता है सॉल्यूट्स का, जो एक्यूमुलेशन हो जाता है जाइलम में, उसकी वजह से। जो वाटर होता है वो डिफ्यूज़ होता है जाइलम में, है ना, जाइलम ऑफ रूट्स में। द वाटर देन डिफ्यूजेज इनटू जाइलम ऑफ रूट्स इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और रूट प्रेशर। जैसे ये पानी डिफ्यूज़ होता जाएगा जाइलम में, है ना, तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, रूट प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ये ही पुश करेगा जाइलम सैप को कि चलो ऊपर की तरफ चलो, कुछ मीटर्स तक तो तुम चलो। देखो मेरे बेटा, जैसे ही रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया, है ना,
पानी यहाँ आ गया, तो अब वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। The water then diffuses into xylem of roots, increasing hydrostatic pressure, root pressure, और यही xylem sap को पुश करता है कि आप कुछ मीटर्स तक तो आगे की तरफ बढ़ो, चलो ऊपर चलो।